क्या होगा जब एक प्लेन समुद्र के बीच में मौजूद एक सुनसान आइलैंड पर क्रैश हो जाता है। यानी कि अब बचे हुए सर्वाइवर्स को इसी आइलैंड पर विभिन्न खतरों का सामना करते हुए खुद को बचाना होगा। लेकिन कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है। आपने ऐसी बहुत सी मूवीज देखी होंगी जिनके आखिर में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी मूवी को ही बदल कर रख देता है। और इस कहानी का ट्विस्ट भी कुछ ऐसा ही है। चीजें वैसी नहीं हैं जैसी वे दिख रही हैं। अब मूवी की शुरुआत लिंडा से होती है, जो कि एक प्राइवेट मल्टी बिलियन कंपनी में काम किया करती थी। लिंडा मेहनती होने के साथ साथ अपने काम में भी बहुत अच्छी है। आज भी वो अपनी रिपोर्ट, जिसे बनाने में उसे कई हफ्ते लगे थे, उसे वो अपने कोवर्कर डिवोन को दे देती है, जिस पर डिवोन ने उसे यकीन दिलाया कि वो मीटिंग के दौरान सबको बता देगा कि रिपोर्ट और इस पर सारी मेहनत लिंडा की है। लेकिन लिंडा ने मीटिंग रूम के बाहर से देखा कि डिवोन ने तो रिपोर्ट से उसका नाम ही हटा दिया और इस सारी मेहनत का क्रेडिट उसने खुद ले लिया। लिंडा के साथ अक्सर ऐसा ही होता आया है। आज भी वो अंदर ही अंदर गुस्सा होने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती। इतना ही नहीं, ऑफिस के बाहर भी उसकी लाइफ ऐसे ही अकेली थी। लिंडा अपने अपार्टमेंट में अकेली ही रहती है, उसका और कोई फैमिली मेंबर नहीं। लिंडा के पास बात करने के लिए सिर्फ उसका एक पालतू पैरेट स्वीटी है। हालांकि वो इस अकेलेपन के बावजूद पिछले कुछ दिनों से बहुत खुश थी। दरअसल वो लंबे समय से रुकी हुई अपनी प्रमोशन का वेट कर रही है। उसे कंपनी के लेट फाउंडर ने वादा किया था कि वे जल्दी उसे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दे देंगे। और अब जब उनकी मौत के बाद कल से उनका बेटा ब्रैडली कंपनी संभालने आ रहा है, तो लिंडा को पूरा भरोसा था कि उसके इतना काम करने से उसे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट कल ही मिल जाएगी। अब अगली सुबह ऑफिस में जब ब्रैडली स्टाफ से मिलने आता है, तो लिंडा बहुत एक्साइटमेंट के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करती है। हालांकि लिंडा को ऐसे खाते हुए देख ब्रैडली को घिन आती है और वो जल्दी से उसे एक्सक्यूज देकर अपने मेन ऑफिस में चला गया। यहाँ उसका मैनेजर उसे बताता है कि लिंडा को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट का वादा किया गया था, क्योंकि वो ही उनकी पूरी कंपनी में सबसे मेहनती है। हालांकि ब्रैडली तो पहले ही वो प्रमोशन डिवोन को दे चुका है, वही डिवोन जो कि उसका पुराना कॉलेज टाइम का फ्रेंड रहा है। इसके अलावा आज लिंडा की ऑकवर्ड बिहेवियर ने ब्रैडली को और नाराज कर दिया। लेकिन तभी मैनेजर उसे चेतावनी देता है कि लिंडा उनकी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है और कल उन्हें बैंकॉक में जिस मेजर मीटिंग के लिए जाना है, उसमें भी लिंडा उनके लिए बहुत जरूरी होगी। एक वही है जो पूरी तैयारी और डेटा के साथ मीटिंग में उन्हें प्रोजेक्ट दिला सकती है, जिससे ब्रैडली अब ये तो समझ गया कि लिंडा सच में ही उनकी कंपनी के लिए बहुत काम की है। लेकिन अब भी वो उसे प्रमोशन देने के बजाय डिसाइड करता है कि वे लिंडा से पर्दे के पीछे ही काम करवाएंगे, ताकि डिवोन उससे जल्द से जल्द काम सीख जाए और बाद में वो लिंडा को ऐसी जगह शिफ्ट कर देगा जहां वो किसी को नजर न आए। बाहर लिंडा को भी अब तक अपनी एक और कोवर्कर से पता चल गया कि उसकी वाइस प्रेसिडेंट की प्रमोशन कैंसिल हो गई है। उल्टा वो प्रमोशन डिवोन को मिल गई, जो खुद उसे काम सीख रहा था। तो लिंडा तो अब गुस्से में ब्रैडली के ऑफिस में घुस जाती है, जबकि वो एक इंटरव्यू के बीच में था। लिंडा उसे डिमांड करने लगी कि वीपी का रोल उसे क्यों नहीं मिला, जिसका उसे वादा किया गया था। वो इसकी पूरी हकदार है। जिस पर ब्रैडली अब बहाना बना देता है कि भले ही वो अपने काम में एक्सीलेंट हो, लेकिन अब भी वो लीडरशिप पोजीशन के लिए तैयार नहीं है। वो लोगों से डील करने में अच्छी नहीं है और उसे इस पोस्ट पर एक ऐसा इंसान चाहिए जो बड़ी बड़ी डील्स को क्लोज कर सके। फिर भी ब्रैडली मानता है कि ऐसे उसके ऑफिस में आकर उसे सामने से कन्फ्रंट करने के लिए गट्स चाहिए और इसी वजह से उसने लिंडा को एक और चांस दे दिया। उसने कहा कि अगर वो कल वाले बैंकॉक डील के लिए कंपनी के डेटा का इशू सोल्व कर दे, तो वो उसे वीपी पोजीशन देने के बारे में फिर से सोच सकता है। तभी ब्रैडली की फियांसे चेरी ऑफिस में आती है। वो बहुत ही प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंट थी, जिसे देखकर लिंडा को से जलन होने लगती है। लेकिन वो अब अपने प्रमोशन के लिए पूरी मेहनत करने को तैयार थी और वो अगले ही दिन ब्रैडली, डिवोन और कुछ और लोगों के साथ कंपनी के प्राइवेट जेट में बैंकॉक के लिए मीटिंग के लिए निकल पड़ी। लिंडा तो इस बिजनेस ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड है। उसने कल की पूरी रात जाकर काम करने के अलावा आज फ्लाइट में भी काम कर कंपनी की डेटा की प्रॉब्लम को आखिरकार सोल्व कर लिया। लेकिन जब वो ब्रैडली को ये बताने की कोशिश करती है, तो वो उसे इग्नोर कर देता है। डिवोन ने तो उल्टा ताना भी मारा कि वो उसकी बराबरी कभी नहीं कर पाएगी। वहीं जब लिंडा अपने प्रोजेक्ट का बाकी काम पूरा भी कर रही थी, तब डिवोन जेट में बाकी लोगों को लिंडा का एक पुराना ऑडिशन टेप दिखाने लगा, जो कि लिंडा ने कभी एक सर्वाइवर शो के लिए बनाया था।
इसमें उसने अपने जंगल में रहने वाली कमाल की सर्वाइवल स्किल्स दिखाई थी और उसे देखकर ब्रैडली और बाकी सब हंसने लगते हैं। वे लिंडा का मजाक बनाने लगे कि वो तो जंगल में ही रहने के लायक है। और अब ये सुनकर तो लिंडा को बहुत बुरा लगा। वो समझ गई कि ब्रैडली उसे कभी प्रमोशन नहीं देने वाला, चाहे वो उसके लिए कुछ भी क्यों न कर ले। फिर वो गुस्से में अपनी पूरी रिपोर्ट ही डिलीट कर देती है। तभी अचानक से पूरा प्लेन हिलने लगा। यहाँ सिर्फ लिंडा और ब्रैडली ये दोनों ही थे जो अपनी सीट्स पर सीट बेल्ट बांधे हुए थे। तो बाकी सब अब प्लेन में यहाँ वहाँ गिरने लगते हैं। तभी प्लेन की एक साइड में बहुत बड़ा होल हो जाता है, जिसे हवा के प्रेशर से सभी बाहर खींचने लगी। डिवोन और एक दूसरा कोवर्कर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, जिस बीच डिवोन लिंडा से उसकी सीट मांगने लगा और उसे जबरदस्ती वहाँ से निकालने की कोशिश करने लगा, जिसके जवाब में लिंडा उसके हाथ पर एक फोर्क घोंप देती है, क्योंकि उसे खुद को बचाना था। यानी कि अब डिवोन सीधा मेन विंडो से बाहर लटक गया। लिंडा अब भी उसकी मदद नहीं करती और उसने विंडो ही बंद कर ली। तभी पूरा प्लेन अब समुद्र में क्रैश हो जाता है। क्रू समेत सभी पैसेंजर्स पानी में समा गए। लकीली लिंडा सेफ थी और वो खुद को फ्री कर एक राफ्ट पकड़ लेती है। अगली सुबह तक आँख खुलने पर वो किसी अनजान आइलैंड पर पहुंच चुकी थी। यहाँ कुछ देर किनारे पर चलने के बाद उसे ब्रैडली भी बेहोश मिलता है। उसके एक पैर में चोट लगी थी, तो लिंडा जल्दी से उसे एक सेफ जगह पर शिफ्ट करती है। यानी कि पूरे प्लेन क्रैश में सिर्फ वे दोनों ही जिंदा बच पाए और अब इस अनजान और सुनसान आइलैंड पर उन्हें सरवाइव करना होगा। लकीली लिंडा को ऐसे हालातों में और जंगल में सरवाइव करना आता था, तो वो सबसे पहले एक शार्प पत्थर से चाकू बनाकर एक छोटा सा शेल्टर बना लेती है। फिर उसने पानी के लिए नारियल के टुकड़ों से कप्स बनाकर उन्हें रेत में गाड़ दिया, ताकि इन पर बारिश का पानी इकट्ठा हो सके और उनके पीने के काम आए। इस रात आइलैंड पर एक भयंकर तूफान भी आता है, जिसमें लिंडा ब्रैडली के साथ शेल्टर के अंदर छुपी रही। ब्रैडली तो अभी तक बेहोश पड़ा था। अब अगले दिन लिंडा ने देखा कि नारियल में पानी इकट्ठा हो गया है और वो इससे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तभी ब्रैडली को भी होश आ गया और लिंडा उसे भी पानी पिलाती है। उसे ब्रैडली को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि डिवोन के साथ साथ उसके बाकी के सभी साथी मारे गए और यहाँ इस सुनसान आइलैंड पर अब सिर्फ वे दोनों ही बचे हैं। ब्रैडली पहले लिंडा को थैंक्स बोलता है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई और उसे यहाँ शेल्टर बनाकर रखा। उसे तो आज पूरे 1.5 दिन के बाद होश आ रहा था। अब लिंडा सरवाइव करने के लिए आग जलाने, मछली पकड़ने और उसे आग पर पकाने का इंतजाम कर लेती है। हालांकि ब्रैडली उसे खाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे अपने सारे साथियों के मारे जाने का दुख था। तभी लिंडा उसे अपने हाथों से खिलाने लगी, क्योंकि बिना खाए वो ठीक नहीं हो सकता। अब ब्रैडली तो इस दुर्घटना के बाद से बिल्कुल दुखी है, लेकिन लिंडा उसके एकदम उलट लाइफ में पहली बार बिल्कुल फ्री महसूस कर रही थी। उल्टा उसे तो अच्छा लग रहा था। बाहर की आम दुनिया में वैसे भी वो अकेली ही थी और अब उसे किसी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। अगले दिन उसे एक शेल मिलता है और वो एक्साइटेड होकर ब्रैडली को दिखाने आ गई। हालांकि ब्रैडली इसे चिढ़ जाता है। वो गुस्सा था क्योंकि लिंडा मदद के लिए सिग्नल देने की कोशिश क्यों नहीं कर रही। वो इंसिस्ट करता है कि उन्हें यहाँ से बचाए जाने पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जबकि लिंडा को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे तो यहाँ आकर मजे आ रहे हैं। लिंडा इसका जवाब देती है कि उसका ध्यान उनकी बेसिक और जरूरी चीजों पर था, जैसे शेल्टर बनाना, खाना और पानी इकट्ठा करना। ब्रैडली अब खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन अपने घायल पैर की वजह से खड़ा नहीं हो पाता। लिंडा ने बताया कि उसका पैर टूटा नहीं है, तो सिर्फ कुछ ही दिन के आराम के बाद वो फिर से नॉर्मली चलने लगेगा। और जब लिंडा उसकी उठने में मदद भी करने आई, तो ब्रैडली उस पर गुस्से में चिल्ला पड़ता है। उसने कहा कि वो उसे टच न करे और वो याद रखे कि वो अभी भी उसका बॉस है। ब्रैडली के लिए इतना सब करने के बावजूद उसके ये शब्द लिंडा के लिए बहुत कठोर थे। सो लिंडा तो अब अपना सामान समेटकर उसे वहाँ अकेला छोड़कर चली जाती है। शुरू में ब्रैडली ने सोचा भी कि वो जल्द ही वापिस आ जाएगी, लेकिन ऐसा था नहीं। वो वहाँ पूरे 2 दिन तक अकेला पड़े रहता है, बिना हिले डुले, कड़ी धूप में और बिना पानी के। और जब उसकी हालत बिल्कुल बेहोश होने वाली हो गई, तब फाइनली लिंडा वापिस आती है और उसे पानी देकर संभालती है। लिंडा ने कहा कि अब वे ऑफिस में नहीं है और ना ही वो उसका बॉस ही है, तो आगे से वो उसे रेस्पेक्ट से बात करे। बाद में वो ब्रैडली को बताती है कि उसे पास की रेत पर एक जंगली सुअर के पैरों के निशान मिले हैं, तो वो लकड़ी से अब एक भाला बनाकर उसका शिकार करेगी।
अगर वो कामयाब हो गई तो वो खाना उनके लिए पूरे 1 हफ्ते तक चल सकता है और फिर भी यहाँ से निकलने पर ध्यान लगा सकते हैं। हालांकि ब्रैडली को नहीं लगता कि लिंडा ये कर भी पाएगी। जहाँ लिंडा शुरू में उस जंगली सूअर के पैरों का निशानों का पीछा कर उसे पकड़ तो लेती है, लेकिन वो उसके काबू में नहीं आता। फिर भी लिंडा हार नहीं मानती और वो आखिरकार उसका शिकार कर ही लेती है। उसने वापिस आकर अपना शिकार ब्रैडली को भी दिखाया। लिंडा कहती है कि शायद से उसे शिकार करना और यहाँ नेचर के बीच रहना आम दुनिया से ज्यादा पसंद आने लगा है। इसी रात दोनों वही मीट खाते हैं। उन्हें फाइनली कई दिनों के बाद कोई ढंग का टेस्टी खाना मिला था जिससे उन्हें थोड़ा तो सुकून मिला। अब अगले दिन आसपास घूमते हुए लिंडा को जंगल में एक साफ और मीठे पानी का झरना मिलता है। वो उसमें नहाती है, पानी पीती है और फिर काफी देर तक पानी में अपनी परछाई देखती रहती है। तभी उसे पास में ही एक बोट दिखाई देती है जिसे पहले तो लिंडा आवाज लगाने लगी, लेकिन तभी वो अचानक कुछ सोचकर बीच में ही रुक गई। दरअसल अब उसे यहाँ मजा आने लगा था, तो वो कुछ देर सोचने के बाद फैसला करती है कि वो खुद को उन बोट वालों के सामने नहीं लाएगी। लिंडा तो अब वापस आकर ब्रैडली को भी कुछ नहीं बताती कि उसने क्या देखा था। उसने उसे बाकी सब बताया कि कैसे उसे जंगल के बीच साफ पानी का एक नया सोर्स मिल गया है और उसने एक बैग भी बना लिया। हालांकि ब्रैडली तो गुस्से में था कि उन्हें इस आइलैंड पर फंसे पूरे 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई ढूंढने क्यों नहीं आया। लिंडा उसे सब्र रखने को कहती है, जबकि ब्रैडली अब उसे एक लकड़ी की बोट बनाने को कहने लगा ताकि वे उसमें बैठकर यहाँ से निकल सकें। लेकिन फिर से लिंडा ने सेफ्टी का बहाना बनाकर मना कर दिया। वो खुद तो अब यहाँ से जाना ही नहीं चाहती। साथ में अगर ब्रैडली भी उसके साथ यहीं रुकता है तो हमेशा उसके पास उसकी काबिलियत को साबित करने के लिए कोई न कोई रहेगा ही। जबकि ब्रैडली तो अंदर ही अंदर समझ चुका था कि लिंडा जानबूझकर यहाँ से निकलने पर ध्यान नहीं दे रही। तो ब्रैडली याद दिलाता है कि वो एक मल्टी बिलियन कंपनी का सीईओ है और लोगों की शक्ल को देखकर समझ सकता है कि लिंडा के मन में कुछ और ही है, तो वो अब यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद ब्रैडली अब लिंडा से दूर होकर अपना खुद का कैंप लगाने लगता है, जबकि लिंडा उसकी बातों पर हंसी जा रही थी। उसे पता था कि ब्रैडली से कुछ नहीं होने वाला। जबकि ब्रैडली लिंडा की कॉपी करने की कोशिश करता है। वो शेल्टर बनाने की कोशिश करने लगा जैसा लिंडा ने बनाया था, लेकिन उसके पास उसके जैसे सर्वाइवल स्किल्स नहीं थे। उसका बनाया हुआ शेल्टर भी गिर गया। फिर उसे खाना या पानी ढूंढने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जबकि दूसरी ओर लिंडा बहुत आराम से रह रही थी। वो समुद्र से मछलियां पकड़ती, जंगल से जड़ी बूटियां खोज लाती और तो और अपने कपड़ों को काम में आने वाली चीजों में बदल देती। सो ब्रैडली आखिरकार अब भूखा और बेहाल होकर उससे माफी मांगने के लिए वापस उसके कैंप में आ गया। उसने देखा कि लिंडा ने तो यहाँ प्रॉपर खाना और एक अच्छी सी डाइनिंग टेबल सेट कर ली है। ब्रैडली अब उसे माफी मांगते हुए फिर से एक साथ काम करने का ऑफर देता है। उसने वादा किया कि वो आगे से उसे कुछ नहीं कहेगा। ब्रैडली साथ में ये भी मान लेता है कि वो उसके बारे में गलत था। ऑफिस में उसे लिंडा को ही प्रमोशन देना चाहिए था, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, जिसे सुनकर फाइनली लिंडा उसे वापस से अपने शेल्टर में रखने को मान ही जाती है। अगले दिन लिंडा ने उसे सजेस्ट किया कि उन्हें आइलैंड में वॉक पर चलना चाहिए। वो उसे जंगल दिखाना चाहती है और अब तो ब्रैडली का पैर भी ठीक हो रहा था। सो लिंडा अब वॉक के दौरान उसे एक पहाड़ी के किनारे पतले से रास्ते पर ले जाती है। वो चलते चलते समझाने लगी कि जंगल के माहौल में उन्हें सर्वाइव करने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ कौन सी बेरीज जहरीली होती हैं और खतरनाक पौधे कहाँ कहाँ उगते हैं। वो ब्रैडली को दूर एक बड़े से एक शेप वाले पत्थर की ओर इशारा करके बताती है कि वो इस पूरे आइलैंड का सबसे डेंजरस एरिया है, जहाँ की उसे किसी भी कीमत पर कभी नहीं जाना चाहिए। अगर उनमें से कोई गलती से उस एरिया में चला गया तो कभी वापस नहीं आने वाला। अब पहाड़ी के उसी पतले रास्ते से वापस आते वक्त लिंडा के पैरों के नीचे से पत्थर का एक हिस्सा टूट गया और वो किनारे से फिसल जाती है। लकीली ब्रैडली किसी तरह उसका हाथ पकड़कर उसे वापस खींच लेता है। कुछ देर बाद कैंप में वापस आकर लिंडा आग पर कच्चे कीलों को सेककर एक क्रिस्पी मिठाई बना देती है, जो कि ब्रैडली को बहुत अच्छे लगे। फिर लिंडा ने ये भी बताया कि वो पिछले कई दिनों से
आइलैंड के फर्मेंटेड फलों से एक अल्कोहलिक ड्रिंक बना रही है। इस रात दोनों एक साथ उसे खूब पीते हैं और बात करते हुए लिंडा ब्रैडली को अब अपने पास्ट के बारे में बताने लगी। उसने बताया कि कैसे पहले उसकी शादी एक एब्यूजिव आदमी से हुई थी जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता और नशे में रहता था। इसलिए एक दिन उसने गुस्से में उसे नशे में ही गाड़ी चलाने के लिए चाबी दे दी और उसी रात नशे की वजह से उसके पति का कार एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। लिंडा ने कहा कि उसने ये बात पहले कभी किसी को नहीं बताई है और अब तो उसे ये भी लगता है कि उन्हें हमेशा के लिए इसी आइलैंड पर रुक जाना चाहिए। यहाँ उनके पास सब है, खाने और पानी का वो खुद इंतजाम कर लेगी और यहाँ वे एक साथ सुकून से जीवन बिता सकते हैं। हालांकि ब्रैडली इस पर कुछ नहीं कहता, उसके तो अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा था। अब अगले दिन लिंडा हैंगओवर के साथ उठती है। यहाँ समुद्र के किनारे घूमते हुए वो गलती से ब्रैडली को पानी में नहाते हुए देख लेती है, जिससे वो उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगी। बाद में आइलैंड पर फिर से तेज तूफान आ गया जो उनके शेल्टर को बर्बाद कर देता है। तो दोनों तूफान के रुकने तक एक गुफा में छुपने गए। उनके कपड़े गीले होने से वे कांप रहे थे, इसलिए ब्रैडली ने कहा कि गर्मी के लिए उन्हें एक दूसरे के करीब आ जाना चाहिए। बाद में जब लिंडा की आँख खुलती है तो ब्रैडली गुफा में नहीं था। थोड़ी देर बाद में उसने बताया कि वो इस बार थोड़ी ऊंची जगह पर एक नया शेल्टर बनाने में उसकी मदद करना चाहता है। अब तो उसके पैर भी ठीक हो गए और कुछ ही दिनों में भी एक ऊंची जगह पर शेल्टर बनाकर वहीं सेटल हो जाते हैं। अब ब्रैडली कहता है कि वो अकेले वॉक पर जाना चाहता है, जिस पर लिंडा ने उसे फिर से याद दिलाया कि वो उसकी चेतावनी के अनुसार आइलैंड के साउथ इलाके में ना जाए। फिर भी वो उसके साथ ही जाने का फैसला करती है। अब तक दोनों का रिश्ता और गहरा होने लगा था। इस शाम तो खुद ब्रैडली लिंडा के लिए खाना बनाने का ऑफर करता है ताकि लिंडा कुछ देर आराम कर सके और लिंडा ये जानकर बहुत खुश हुई कि अब तो ब्रैडली भी उसी के जैसे इस आइलैंड पर उसके साथ एंजॉय करने लगा है। लेकिन अब खाना खाने की कुछ ही देर बाद लिंडा को बेहोशी होने लगती है, यानी कि ब्रैडली ने उसके खाने में जहरीली बेरीज मिला रखी थी। ये सब का सब उसका ट्रैप था और ब्रैडली अब लिंडा के बेहोश होने के बाद उसी राफ्ट का इस्तेमाल कर पानी से भागने की कोशिश करता है जो उसने पिछले कई दिनों से चुपचाप बनाई थी। लेकिन उसकी बुरी किस्मत, वो राफ्ट समुद्र की लहरों में जाते ही टूट जाती है, जिससे ब्रैडली को बेहोशी की हालत में वापस आइलैंड पर आना पड़ा। जबकि लिंडा अब बीमार होने के बावजूद खुद को घसीटते हुए उसके पास ले गई और फिर वो ब्रैडली को सीपीआर देकर उसे होश में लाती है। कुछ देर बाद उसकी होश में आने पर अब लिंडा उस पर बहुत गुस्सा हुई कि ब्रैडली ने उसे धोखा दिया और अकेले आइलैंड से भागने की कोशिश की। तो वो गुस्से में ब्रैडली को उसके पकड़े हुए एक जहरीले ऑक्टोपस का जहर खिला देती है। इस ऑक्टोपस के बारे में लिंडा ने बताया कि इसका जहर ब्रैडली की मसल्स को पैरालाइज कर देगा, यानी कि ब्रैडली मरेगा तो नहीं, लेकिन वो आने वाले कुछ घंटों तक हिलडुल नहीं सकता। फिर लिंडा ने उसे डराने के लिए उसकी बॉडी के नीचे कुछ काटना शुरू कर दिया, जिससे ब्रैडली को लगा कि वो उसका कोई पार्ट काट रही है। लेकिन लिंडा तो बस उसे डरा रही थी। उसने धमकी दी कि अगर आगे से ब्रैडली ने उसे धोखा देने की कोशिश की तो अगली बार वो इस मरे हुए चूहे की जगह ब्रैडली का कुछ और ही काटेगी। अब इसके कुछ दिनों बाद लिंडा ब्रैडली से कहती है कि वो उसके लिए जंगल में कुछ फ्रूट्स लेने जा रही है ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। दरअसल उस इंसिडेंट के बाद से वो उसे दूर दूर रह रहा था और अब तो वो उसे पहले की तरह बातें भी नहीं करता। लिंडा अब अकेली जंगल में फ्रूट लेने गई, तभी उसे आइलैंड की ओर आती हुई एक बोट दिखाई देती है। लिंडा ने देखा कि इस बोट में ब्रैडली की फियांसे चेरी और एक मछुआरा मौजूद है। लिंडा तो उन्हें देखकर हैरान रह जाती है कि उन्होंने उन्हें इस आइलैंड पर ढूंढ कैसे लिया। हालांकि अब लिंडा उनके सामने ड्रामा करने लगी कि वे तो उनके रेस्क्यू का ही इंतजार कर रहे थे और उस प्लेन क्रैश से वो और सिर्फ ब्रैडली ही बच पाए थे, जिसे सुनकर चेरी बहुत खुश होती है और वो जल्दी से उन्हें ब्रैडली के पास ले जाने को कहने लगी। यहाँ बातों बातों में लिंडा ने कंफर्म कर लिया कि इस आइलैंड पर सिर्फ ये दोनों ही आए हैं और वो भी बिना किसी और को बताए। लिंडा तो वैसे भी इस आइलैंड से वापस नहीं जाना चाहती, तो वो अब दोनों को झूठ बोलकर उसी पहाड़ी वाले छोटे रास्ते से उन्हें आगे ले जाने लगती है। फिर वो जानबूझकर पीछे रह गई, जिससे अब चेरी का पैर उसी कमजोर पत्थर पर पड़ा जहाँ एक बार लिंडा पहले फिसल गई थी। और चेरी के साथ भी ऐसे ही होता है। कैप्टन उसे ऊपर खींचने की कोशिश करने लगा और वो लिंडा को मदद के लिए आवाज लगाता है, लेकिन लिंडा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। लिंडा इसके कुछ देर बाद वापस से ब्रैडली के पास आती है और वो उसे बोट और उन दोनों के बारे में कुछ नहीं बताती। हालांकि उसे अंदर से पता था
कि आज उसने कितना बड़ा कदम उठा लिया है और अब तो वो पीछे भी नहीं हट सकती। लेकिन अब अगले ही दिन जब ब्रैडली अकेला मछलियां पकड़ने समुद्र के किनारे गया तो यहाँ उसका ध्यान रेत से बाहर निकले हुए एक हाथ पर जाता है और वो उस हाथ में पहनी हुई एंगेजमेंट रिंग देखकर समझ गया कि ये तो उसकी फियांसे चेरी है। ब्रैडली को समझ आ गया कि वो जरूर से ढूंढते हुए यहाँ गई होगी और ये सब उसके साथ लिंडा ने कर दिया है ताकि उन्हें वापस ना जाना पड़े। तो वो अब गुस्से में दौड़कर वापस जाता है और लिंडा को कन्फ्रंट करता है कि उसने चेरी के साथ क्या किया। अब लिंडा प्रेशर में आकर मान ही लेती है कि उसकी फियांसे चेरी मर चुकी है। हालांकि उसने झूठ बोल दिया कि उसकी फियांसे तब फिसल गई थी जब वो उसे ब्रैडली के पास लाने की कोशिश कर रही थी और उसने उसे चेरी के बारे में इसलिए नहीं बताया कि कहीं ब्रैडली यहाँ जिंदा रहने की उम्मीद न खो बैठे। हालांकि अब ब्रैडली उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता, जबकि लिंडा अब धीरे धीरे अपने चाकू की ओर हाथ बढ़ाने लगी। तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसका चाकू वहाँ नहीं है। ब्रैडली उसे पहले ही उठा चुका था, इसलिए लिंडा वहाँ से दूर भागने लगी, जबकि ब्रैडली भी अब उसके पीछे जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। ब्रैडली गुस्से में लगभग उसकी आंख बाहर निकालने वाला था, लेकिन तभी लिंडा उसे जोर से काट लेती है। इसी हाथापाई के बीच लिंडा वो चेरी वाले एंगेजमेंट रिंग खुद निकल लेती है और जब ब्रैडली दोबारा उस पर अटैक करने गया तो लिंडा उसकी साइड में चाकू घोंप देती है, जिससे घायल ब्रैडली अब अपनी जान बचाने के लिए जंगल के और ज्यादा अंदर भाग गया। वो धीरे धीरे चलते हुए आइलैंड के उस एरिया में घुस गया जहाँ की उसे पहले लिंडा ने जाने से मना किया था। और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। यहाँ इस एरिया में पहुंचकर ब्रैडली ने देखा कि आइलैंड के इस एरिया में एक बहुत बड़ा और आलीशान मेंशन बना हुआ था, यानी कि ये एक प्राइवेट आइलैंड था और यहाँ से तो वे इस घर से फोन कर बहुत पहले निकल सकते थे। लेकिन लिंडा यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कहानी के शुरू में ब्रैडली को झूठ बोलकर डरा दिया कि आइलैंड का ये हिस्सा बहुत डेंजरस है और ब्रैडली यहाँ कभी ना जाए। ब्रैडली अब किसी तरह से घर के अंदर घुसता है, तभी उसे घर के स्पीकर सिस्टम से लिंडा की आवाज सुनाई देने लगी। सो ब्रैडली तो जल्दी से उसे बचने के लिए किचन से चाकू लेने लगता है, लेकिन लिंडा ने रिवील किया कि उसने सारे चाकू पहले ही हटा दिए हैं। लिंडा आगे बताती है कैसे ये मेंशन वॉल स्ट्रीट के एक बहुत अमीर बिलियनियर का है जो कि यहाँ कभी कभार छुट्टियां मनाने आता है। उसी तो ये घर पहले ही मिल गया था, यानी कि उस झरने पर बोट वाले दिन। तभी उसे इस घर और यहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में पता चल गया। तब उसने सब जानकर बड़ी चालाकी से इस घर का सिक्योरिटी सिस्टम डिसेबल कर दिया। फिर उसने अंदर घुसकर खाने और पानी जैसी सारी जरूरी चीजें इकट्ठा कर ली, यानी कि जो भी काम की चीजें और फल फ्रूट्स वो ब्रैडली को ला कर देती थी वो सब वो इसी घर से ले जाती थी ताकि वो उस पर अपना कंट्रोल बनाकर रख सके। ब्रैडली भी समझ नहीं पाया कि लिंडा भला इस सुनसान आइलैंड पर शराब कैसे बना सकती है। वो तब उसे भी इसी घर से ले गई थी। अब आखिर में लिंडा सब बताने के बाद मेंशन के अंदर एक गन लेकर आती है, जिसे देखकर ब्रैडली डर गया और वो उसे बातों में उलझाकर गोली चलाने से रोकता है। उसने झूठ बोला कि वो उसे सच में प्यार करता है और अब से वे हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। वो उसकी सारी बातें मानेगा और वे कहीं नहीं जाएंगे। लिंडा इसे सच में डिस्ट्रैक्ट हो गई, लेकिन जैसे ही वो रूम में दूसरी ओर देखती है तो उसने रियलाइज किया कि पास में रखे एक स्टैचू का सींग गायब है, यानी कि ब्रैडली ने उसे अपनी पीठ के पीछे छुपा कर रखा है। ब्रैडली भी तुरंत से झपट्टा मारकर लिंडा से गन छीनने में कामयाब हो जाता है, पर तभी उसे रियलाइज हुआ कि इसमें तो कोई गोली ही नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता, लिंडा दीवार से एक गोल्फ क्लब निकालती है और उसके सिर पर मारकर उसे जमीन पर गिरा देती है। फिर उसने बार बार वार कर ब्रैडली को खत्म कर दिया। अब इस घटना के 1 साल बाद रेस्क्यू होने के बाद लिंडा पूरी दुनिया में एक पब्लिक फिगर बन चुकी थी। वो सेलिब्रिटी बन गई। दरअसल उसने खुद को उस प्लेन क्रैश का अकेला सर्वाइवर बताया। फिर लिंडा ने ब्रैडली के मरने के बाद उसकी मल्टी बिलियन कंपनी का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। वैसे भी ब्रैडली की मैनेजर की नजरों में लिंडा ही वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली थी, यानी कि अब पूरी कंपनी की मालकिन वही बन गई। लेकिन किसी को भी उसके अंदर के शैतान का नहीं पता। अब ब्रैडली, जो कि पहले एक बुरा आदमी था, लेकिन वो आइलैंड पर फंसने के बाद
अपने साथियों की मौत के बाद बिल्कुल बदल गया। जबकि लिंडा, जो कि पहले मासूम, मेहनती और सीधी लड़की थी, वो आइलैंड पर जाने के बाद फ्रीडम मिलने से करप्ट बन गई। वो इतना बदल गई कि उसने लोगों की जानें तक ले ली। ये मूवी एक सुनसान आइलैंड पर सर्वाइवल से बहुत ज्यादा थी। तो अब नैतिकता के पैमाने पर आप किसे सही मानते हैं? चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही यूनिक मूवीज के लिए। थैंक यू।